हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, तो स्वागत है आज की वीडियो में। आज के जो वीडियो है उसका मुद्दा आपके सामने है इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स। जी हाँ, बजट 2021 में आई हुई अमेंडमेंट्स और दिसंबर तक की जो भी नोटिफिकेशंस आई हैं, जो आपके मई और जून वाले बच्चों के एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल हो चुकी हैं, वो सारी नोटिफिकेशंस मैं ले आया हूं और अमेंडमेंट्स सारी की सारी ले आया हूं। तो बच्चों, आपको अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने दिसंबर में एग्जाम दिया है, ठीक है, तो आपका ने जो भी एग्जाम दिया होगा वो बजट 2020 के हिसाब से दिया होगा। कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स जो आपके एग्जाम्स पर अब एप्लीकेबल हो जाती हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो आपको इसमें पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स। मैं कुछ ज्यादा वीडियो नहीं बनाने वाला हूं क्योंकि कुछ खास अमेंडमेंट्स, बहुत सारी अमेंडमेंट्स नहीं है, तो दो वीडियोस बनेंगी, एक इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स पार्ट 1 और एक पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर मैं कुछ चैप्टर्स की अमेंडमेंट्स करने जा रहा हूं, ठीक है, अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। पार्ट 2 के अंदर मैं बाकी की सारी अमेंडमेंट्स बताने वाला हूं, ठीक है। तो स्टार्ट करें दोस्तों। इनकम टैक्स की अमेंडमेंट्स में सबसे पहले जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, अच्छा फिर से मैं बता दूं, ये जो अमेंडमेंट्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये अमेंडमेंट्स फाइनेंस एक्ट 2021 की अमेंडमेंट्स हैं, प्लस कुछ नोटिफिकेशन सर्कुलर्स जो इशू किए गए हैं बिफोर दिसंबर, ठीक है, दिसंबर तक के नोटिफिकेशन सर्कुलर, ये सारे मैंने इसके अंदर अब अप्लाई कर दिए हैं। तो अब आप लोग जो पढ़ रहे हो वो सिर्फ फाइनेंस एक्ट ही नहीं पढ़ रहे हो, नोटिफिकेशन सर्कुलर, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी पढ़ने ही पड़ते हैं, है ना। तो मैंने सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड करके ये अमेंडमेंट वीडियो बनाई है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू इनकम टैक्स एक्ट। हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। कोई खास चेंज नहीं है दोस्तों, टैक्स रेट्स एज इट इज, कोई फर्क नहीं है। टैक्स रेट जो हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ना है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। सिर्फ एक चीज चेंज है, जो डोमेस्टिक कंपनी के लिए हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट वैसे तो कितना होता है, 30% पढ़ते हैं ना। बट हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी कि टर्नओवर अगर तुम्हारी प्रीवियस ईयर 18-19 में 400 करोड़ से कम हो तो तुम्हारी जो डोमेस्टिक कंपनी है उसको 20-21 पे 25% का टैक्स देना पड़ेगा। अब हम लोगों ने बस इतना पढ़ना है कि अगर टर्नओवर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी डज नॉट एक्सीड 400 करोड़ इन 1920 प्रीवियस ईयर, तो आपको 21-22 में, यानी प्रीवियस ईयर 21-22, बच्चों जो हम लोग फाइनेंस एक्ट 2021 पढ़ रहे हैं, है ना, ये कौन से प्रीवियस ईयर के लिए एप्लीकेबल है, 2021-22। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में आपको टैक्स 30 देना होगा या 25, ये डिपेंड करेगा कि आपका 19-20 में जो टर्नओवर है वो कितना था। अगर आपका 19-20 में जो टर्नओवर है 400 करोड़ से कम है तो आपको 21-22 में आपको टैक्स 25% देना होगा, और अगर 19-20 में आपका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टैक्स 30% देना होगा। हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक कंपनी की। समझ में आ गई बात। तो जो पहले 18-19 था उसकी जगह अब 19-20 हो गया, क्योंकि अब हम लोग 21-22 की बात कर रहे हैं, पहले हम 20-21 की बात करते थे। इज दैट क्लियर? बाकी सब कुछ एज इट इज, कोई फर्क नहीं है। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स चैप्टर से है, तो जो अब अगली अमेंडमेंट में करने जा रहा हूं ना, रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स के चैप्टर में से है। बच्चों तो आप लोग जानते ही हैं इस चैप्टर के बारे में। ये जो अमेंडमेंट है ना जो मैं पढ़ने जा रहा हूं सेक्शन नंबर 9 की, ये वैसे तो अमेंडमेंट 2018 की है, फाइनेंस एक्ट 2018 में इंट्रोड्यूस कर दी गई थी, बट हालांकि इसको बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था इंस्टीट्यूट की तरफ से। अब इंस्टीट्यूट इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि रिसेंटली इंस्टीट्यूट ने भी अपनी बुक्स में कुछ अमेंडमेंट की है और बुक्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को डाल दिया है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बजट 2021 की अमेंडमेंट है, ये बजट 2018 की अमेंडमेंट है, ठीक है। बट मैं ये चीज इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि अब बुक में इंट्रोड्यूस हो चुकी है तो मैं भी करा देता हूं, है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैं एक ऐड कर रहा हूं अपनी तरफ से इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, बट कोई अमेंडमेंट नहीं है रेजिडेंशियल स्टेटस में। एक ये छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, ठीक है, विच इज सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, ये टॉपिक का नाम है। तो हम लोग इसको पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्स में एक सेक्शन 9 के अंदर अमेंडमेंट है, इनकम्स विच आर डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इनकम डीम्ड और एक्रू टू, इनकम विच आर डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। मान लिया जाए कि ये इनकम इंडिया से अराइज हुई है, और आप लोग जानते हैं ये चीज क्यों इतनी जरूरी है, क्योंकि सेक्शन 9 अगर अप्लाई हो गया तो आप चाहे नॉन रेजिडेंट हो, टैक्स कहां देना पड़ेगा, इंडिया में।
ये बात समझते हो? इसी रीजन से हमें सेक्शन 9 पढ़ने की बहुत जरूरत है। और सेक्शन 9 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन सी इनकम्स डीम टू एक्रूड राइज इन इंडिया मान ली जाती है, जिसमें से एक पॉइंट पढ़ा था बच्चों, बिजनेस कनेक्शन। क्या पढ़ा था? बिजनेस कनेक्शन। याद आ रहा है? अगर आपका कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है तो हम मान लेंगे कि उसका इनकम एक्रूड राइज इंडिया से हुआ। बिजनेस कनेक्शन में याद करवा देता हूं, बिजनेस कनेक्शन में हम लोगों ने एजेंट की बात भी की थी, है ना? जो पर्सन हैबिचुअली स्टॉक मेंटेन करता है या फिर ऑर्डर लेके आता है या फिर वो परस्यू करता है अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दैट नॉन रेजिडेंट। कुछ याद आ रहा है? हम उसको बिजनेस कनेक्शन बोलते हैं कि उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है। यस। अब क्या होता है, कुछ ऐसे केसेस, कुछ ऐसी सिचुएशंस जो बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी गई, जो बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी गई, है ना? हम लोगों ने कुछ ऐसी सिचुएशंस पढ़ी थी जो बिजनेस कनेक्शन नहीं मानी जा रही, जिसमें से एक पॉइंट था where all business operations are not carried out in India। मतलब जहां पे सारे बिजनेस ऑपरेशन इंडिया में नहीं हुए, कुछ ऐसे बिजनेस ऑपरेशन है जो इंडिया में हुए, कुछ ऐसे बिजनेस ऑपरेशन है जो इंडिया से बाहर हुए। और बच्चों, ऐसे केस के लिए हम लोग ये बात पढ़ते थे वहां पर कि अगर बिजनेस ऑपरेशन बाहर एक्रूराइज हुए हैं, इंडिया से बाहर एक्रूराइज हुए हैं, तो ऐसे केस में जितना पोर्शन इंडिया से रिलेटेड है सिर्फ उतना ही एक्रूराइज इंडिया से माना जाएगा। अब इसी के अंदर जो पॉइंट ऐड हुआ है वो ये है, ये देखो, इनकम विच आर डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया एक्सेप्शन टू बिजनेस कनेक्शन। तो बिजनेस कनेक्शन में जो एक्सेप्शन पढ़ते थे उसमें हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ते थे, जिसमें से पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते थे वेयर ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, जहां पे सारे ऑपरेशन इंडिया में नहीं हुए। इन द केस ऑफ बिजनेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, in the case of business other than the business having business connection in India on account of a significant economic presence, on account of significant economic presence of which all operations are not carried out in India। तो हम उसी बिजनेस की बात कर रहे हैं जो ऑपरेशंस इंडिया में सारे के सारे नहीं हुए, बट हम इसके अंदर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाले बिजनेस को काउंट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है एक्सेप्शन से आउट कर दिए जाते हैं सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाले बिजनेस। तो जो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाले बिजनेस है ना, उनका बिजनेस कनेक्शन तो इंडिया है ही है, ये क्लियर कर दिया। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाले जो बिजनेस है ना, उनका तो बिजनेस इनकम जो बिजनेस कनेक्शन है वो इंडिया है ही है, उनका तो है ही है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वाले बिजनेस को छोड़ के जो रेस्ट ऑफ द बिजनेस है ना, उनके लिए यहां पर बात की जा रही है। और बोला इन द केस ऑफ बिजनेस अदर देन बिजनेसेस हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, यानी इसको छोड़ के, ऑफ विच ऑल ऑपरेशंस आर नॉट कैरिड आउट इन इंडिया, द इनकम ऑफ बिजनेस डीम्ड टू एक्रूराइज इन इंडिया शैल ओनली बी दैट पार्ट ऑफ इनकम व्हिच इज रीजनेबल एट्रीब्यूटेबल टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया। चलो, ये बात, बाकी की सारी बातें सेम है, सिर्फ जो मेन बात है वो है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, है ना? सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या चीज है सर? सर हमें कैसे पता चलेगा कि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या चीज है? अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस की डेफिनेशन है, जहां पे लिखा जाता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। मतलब एक सिग्निफिकेंट क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक प्रेजेंस मतलब यहां से कुछ ना कुछ पैसा कमाता है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया शेल ऑल्सो कंस्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि यस, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस अगर है तो इसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया है। और सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब क्या है? इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय अ नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया। कोई भी तरह के गुड्स, कोई भी तरह की सर्विसेज या कोई भी तरह की प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय अ नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया। अगर मैं कोई गुड्स का काम कर रहा हूं, कोई सर्विसेज का काम हो, या कोई भी तरह की प्रॉपर्टी हो कैरिड आउट बाय अ नॉन रेजिडेंट, जो किसने किया है? नॉन रेजिडेंट ने किया है, विद एनी पर्सन इन इंडिया, जिसका कनेक्शन किसी न किसी ऐसे पर्सन के साथ जो कि इंडिया में किया, विद एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया। तो आपने देखा है गूगल पे आप लोग सर्च करते हो कि मुझे कुछ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ठीक है, और आप गूगल पे सर्च करते हो, एक वेबसाइट खुलती है और वेबसाइट पे आप जाके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है। अगर वो चार्जेबल भी है, अगर उसके ऊपर कंसिडरेशन लगेगा, तो इसका मतलब है वो कंपनी जो भी बाहर बैठी हुई है, सॉफ्टवेयर बनाती है, इंडिया में लगाती है वेबसाइट में, और इंडिया से लोग डाउनलोड कर लेते हैं, तो वो लोग पैसे कमा रहे हैं वहाँ बैठे बैठे। बट ये माना जाएगा कि उनका इकोनॉमिक प्रेजेंस कहाँ पे है? इंडिया में। समझ में आया? और अगर इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है तो ऐसे केस में उनका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है, और ऑब्वियसली उनका बिजनेस कनेक्शन इंडिया से है तो आप लोग समझते हो वो वहीं बैठे बैठे इंडिया के लिए लायबल हो जाएंगे।
ठीक है। सो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया शैल आल्सो कंस्टिट्यूट बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब क्या है? दैट मींस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड सर्विसेज या प्रॉपर्टी कैरिड आउट बाय अ नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा और सॉफ्टवेयर इन इंडिया। ठीक है, डाउनलोडिंग ऑफ डेटा, डाउनलोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पॉइंट। गुड्स एंड सर्विसेज तो है ही है, उसके अलावा ये पॉइंट भी इनके अंदर इंक्लूडेड है। आगे लिखता है इस पॉइंट के अंदर, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, एग्रीगेट ऑफ द पेमेंट्स अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर शैल एक्सीड 2 करोड़। कह रहा है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस हम क्या एक बारी किसी ने डाउनलोड कर लिया या 2 बारी किसी ने डाउनलोड कर लिया, $10 की कमाई हो गई, क्या ये मान लिया जाएगा कि वो नॉन रेजिडेंट यहां से बिजनेस कनेक्शन है उसका इंडिया से? गवर्नमेंट ने कह दिया कि ठीक है, अगर उस पेमेंट्स जो एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स हैं अराइजिंग फ्रॉम सच ट्रांजैक्शन, यानी उस ट्रांजैक्शन से जो कमाई हो रही है, एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स हो रही हैं, वो ट्रांजैक्शन अगर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की पेमेंट्स हो रही हैं, कितनी? 2 करोड़ से ज्यादा की, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस कहां पे है? इंडिया में। तो उस नॉन रेजिडेंट का इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में तब माना जाएगा जब यहां पे बैठा हुआ इंसान कुछ भी ऐसा काम करता है उस कंपनी की मदद से, ठीक है, और वो कंपनी को लगभग साल भर में 2 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट्स देता है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट्स देता है तो यह मान लिया जाएगा कि वो जो नॉन रेजिडेंट है ना, जो बाहर बैठा हुआ है, उसका इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है। मेरी बात समझ में आ गई? और अगर इकोनॉमिक प्रेजेंस उस नॉन रेजिडेंट का इंडिया में है तो आप समझ गए हो, तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन इंडिया है। और अगर बिजनेस कनेक्शन इंडिया है तो ऐसे केस में नॉन रेजिडेंट की जो कमाई है, जो इंडिया से कमाई है, उस इनकम पे एक्रू राइज इंडिया है, तो इसलिए वो उस पे टैक्स इंडिया में लगेगा। ये बात समझ में आती है? बात बहुत क्लियर है। बी पार्ट कहता है सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज और एंगेजिंग इन इंटरैक्शन विद द यूजर्स इन इंडिया। तो अब ये सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज क्या चीज है? देखो, अगर मैं कुछ ऐसा काम करूं कि वहां बैठे बैठे नॉन रेजिडेंट बैठे बैठे यहां पर किसी मीडिएटर के थ्रू यूजर्स के साथ क्या करता हो? इंटरैक्ट। कोई भी यूजर, कोई भी तरह का यूजर, और वो यूजर और वो बिजनेसमैन जो कि बाहर बैठा हुआ है, ठीक है, वो उन दोनों के साथ क्या हो रहा है? एक इंटरैक्शन हो रहा है एक मीडिएटर के थ्रू, है ना। तो एक काम क्या कर रहे हैं? सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी, मतलब बिजनेस एक्टिविटी को एज अ एजेंट के थ्रू बेचा जा रहा है। ठीक है, बिजनेस कोई एक्टिविटी की जा रही है जो एजेंट के थ्रू हो रही है, और एंगेजिंग इन इंटरैक्शन विद द यूजर्स इन इंडिया। ठीक है, और ऐसे केस में अगर आप ऐसे केस में गवर्नमेंट कहता है कि तब भी ये मान लिया जाएगा कि आपका ये बिजनेस कनेक्शन इंडिया है, यानी ये मान लिया जाएगा कि आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है अगर आपके जो नंबर ऑफ यूजर्स हैं दैट शुड बी एटलीस्ट 3 लाख, मतलब 3 लाख से ज्यादा अगर आपके पास यूजर्स हैं तो ये मान लिया जाएगा कि आपका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है। मान लेते हैं टेंसेंट गेम्स नाम से, आपने कंपनी का नाम सुना होगा, टेंसेंट गेम्स। उन्होंने एक गेम्स की वेबसाइट बनाई है और इंडिया में वो वेबसाइट धमाल मचा रही है। मान लेते हैं पबजी नाम से, ठीक है, ये गेम है, और ये गेम जो है ये इंडिया के अंदर धमाल मचा रही है। अब ये इंडिया में बहुत सारे इसके यूजर्स हैं। गवर्नमेंट कहता है टेंसेंट गेम्स का सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में होगा तब जब यहां पे कम से कम 3 लाख उसके यूजर्स होंगे। बात समझ में आ रही है? अगर 3 लाख या उससे ज्यादा के यूजर्स हैं तो इस केस में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाएगा उस टेंसेंट गेम्स का। अब टेंसेंट गेम डायरेक्टली यहां पर ऐसे काम नहीं कर रहा, वो किसी ना किसी के थ्रू ये काम कर रहा है इंडिया के अंदर। तो एग्जैक्टली वही बात हो रही है, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस सॉलिसिटिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी और एंगेजिंग इन इंटरैक्शन विद द यूजर्स इन इंडिया। इज दैट क्लियर? सो जहां पे नंबर ऑफ यूजर्स शुड बी एटलीस्ट 3 लाख। तो मतलब इकोनॉमिक प्रेजेंस जरूरी नहीं है कि कुछ पैसे से ही हो। यहां पे एग्रीगेट ऑफ पेमेंट्स 2 करोड़ से ज्यादा होगा तब माना जा सकता है, या फिर अगर यूजर्स 3 लाख से ज्यादा हैं तो माना जा सकता है। समझ में आया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का मतलब? और अगर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो बिजनेस कनेक्शन आपका इंडिया है। इज दैट क्लियर? चलो, ये बात तो हो गई क्लियर।
सर ये दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर ये केस है तो ये केस होगा, अगर ये वाला केस है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड सर्विसेज, तो ऐसे केस में 2 करोड़ से ज़्यादा की पेमेंट अगर होती है तो ऐसे केस में माना जाएगा कि उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। और अगर ये वाले केस नहीं है, सिस्टमैटिक मतलब आप यहाँ पर कोई बिजनेस एक्टिविटी रन करते हो या कोई बिजनेस एक्टिविटी चलाते हो, किसी भी पर्सन के थ्रू चलाते हो चाहे, तो कहता है ऐसे केस में डिपेंड करेगा कि आपके यहाँ पर यूजर्स कितने हैं। तो अगर आपके 3 लाख से ज़्यादा के यूजर्स हैं तो ये माना जाएगा कि आपका बिजनेस कनेक्शन इंडिया है, क्योंकि सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है। फर्दर द अबव ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी शैल कॉन्स्टिट्यूट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया वेदर और नॉट। कह रहा है ये जो ऊपर की जो एक्टिविटीज है ना वो इकोनॉमिक प्रेजेंस मान लिया जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्रीमेंट फॉर सच ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज इज एंटर्ड इनटू इंडिया। मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एग्रीमेंट अवेलेबल है या नहीं। द नॉन रेजिडेंट हैज अ रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जो नॉन रेजिडेंट है ना, जो बाहर बैठा हुआ है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन रेजिडेंट रेंडर सर्विसेज इन इंडिया। नॉन रेजिडेंट इंडिया में सर्विसेज दे या ना दे, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 बातों का ध्यान रखें। हमें ये लगेगा कि सर सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस तो तभी लगेगा ना जब उसका इंडिया से रेगुलर कनेक्शन होगा। गवर्नमेंट कहता है एग्रीमेंट हो या ना हो, नॉन रेजिडेंट का स्टे यहां पर होता है या नहीं होता है, यानी नॉन रेजिडेंट का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। और नॉन रेजिडेंट यहां से इंडिया के थ्रू सर्विसेज रेंडर करता है या नहीं करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। However, where a business connection is established by a reason of significant economic presence in India, only so much of the income as is attributable to the transactions or activities referred in A or B shall be deemed to accrue rise in India. Obviously दोस्तों, सिर्फ वही इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया, और जब इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया है तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया है, बट इनकम सारी थोड़ा टैक्सेबल कर देंगे नॉन रेजिडेंट की, क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट तो बहुत सारे देशों से पैसे कमा रहा होगा। तो ऐसे केस में सिर्फ उतना ही पोर्शन इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया के अंदर जितना पोर्शन की कमाई वो इंडिया से कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो इस बात का ध्यान रखना है। ये हमारा सेकेंड टॉपिक जो रेजिडेंशियल स्टेटस है चैप्टर के अंदर एक मैंने आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट है सेक्शन नंबर 9 के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों इनकम अंडर दैट सैलरी के अंदर। और सैलरी के अंदर मैं आपको बता दूं कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, एक छोटा सा चेंज है, ठीक है, जो कि इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल ये सैलरी के अंदर कह लो या एग्जेम्पशंस चैप्टर के अंदर कह लो, एग्जेम्पशंस के अंदर भी आएगा ये चीज, सेक्शन नंबर 10 बच्चों, जिसमें यह बात क्लियर की गई है कि इंटरेस्ट ऑन पीएफ कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय, उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। अब एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट करता है पीएफ के अमाउंट का, पीएफ का अमाउंट, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है, क्या उसको भी टैक्सेबल करना चाहिए? सर बिल्कुल करना चाहिए। एज पर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉइज टू द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, अगर हम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात करें या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात करें या पीपीएफ की बात करें, अभी तक ये एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में एग्जेम्प्ट था। क्या था ये? एग्जेम्प्ट था। हम इसके ऊपर टैक्स लगाते ही नहीं थे। ठीक है, फिर से सुनो, अगर इंटरेस्ट होता है कंट्रीब्यूशन विच इज मेड बाय एम्प्लॉइज नॉट बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वाला तो टैक्सेबल होता है। अच्छा, एसपीएफ में एम्प्लॉयर वाला टैक्सेबल नहीं होता, याद आ रहा है? आरपीएफ के अंदर टैक्सेबल होता है ना, अप टू 9.5% एग्जेम्पशन के बाद, और पीपीएफ के अंदर भी एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, बट अब यहां पर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने ये बात क्लेरिफाई की है कि अभी तक ऐसा चल रहा था कि एम्प्लॉय जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय यानी पर्सन जो कंट्रीब्यूट कर रहा है पीएफ के अंदर, चाहे वो आरपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो एसपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, चाहे वो पीपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है, जो भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है वो अभी तक एग्जेम्प्ट होता था, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो एग्जेम्प्ट होता था। बट एज पर फाइनेंस एक्ट 2021 now no exemption shall be available for the interest income accrued during to the extent it relates to the contribution made by employees over 2,50,000। दोस्तों, अगर जो कंट्रीब्यूशन है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होता है एम्प्लॉय के द्वारा, यानी अगर कंट्रीब्यूशन 3 लाख रुपए होता है, 3 लाख रुपए या उससे ज्यादा होता है, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा यानी 2.5 लाख से ऊपर वाला, ये देखो, नो एग्जेम्पशन शैल बी अवेलेबल फॉर द इंटरेस्ट इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन आरपीएफ टू आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉय ओवर 2,50,000। इफ कंट्रीब्यूशन टू सच फंड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट अगर एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा होती है तो ऐसे केस में 2.5 लाख से ऊपर वाले अमाउंट पर जो इंटरेस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा।
या फिर 5 लाख रुपए इफ नो कंट्रीब्यूशन टू सच फंड बाय एम्प्लॉयर इन द प्रीवियस ईयर। देखो जनरली प्रोविडेंट फंड के अंदर एम्प्लॉयर भी पैसा डालता है और एम्प्लॉय भी पैसा डालता है। अब जो एम्प्लॉयर पैसा डालता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है और जो एम्प्लॉय पैसा डालता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर वाले पे नहीं, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय वाले पे। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय वाले पे मैंने आज तक कभी बात नहीं करी है, आपको बताया हमेशा एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, कभी भी टैक्स लगाने की बातें नहीं हुई, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय के लिए बस सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, जो 2.5 लाख से ऊपर वाला अमाउंट है, 2.5 लाख से ऊपर वाला अमाउंट अगर कंट्रीब्यूट करते हो आप, 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हो, तो ऐसे केस में आपकी यानी एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से अगर ज्यादा होती है, तो ऐसे केस में अगर मान लो 2.5 की जगह 3 लाख कंट्रीब्यूट कर दिया यानी 50,000 ज्यादा, तो इस 50,000 रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता होगा ना वो टैक्सेबल होगा। सिर्फ ये जो 50,000 रुपए के ऊपर इंटरेस्ट बनता होगा वो टैक्सेबल होगा। 5 लाख रुपए इन केस जहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो वहां पर तो ऑब्वियसली सारा का सारा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है। जैसे पीपीएफ में तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है। बट अगर कंट्रीब्यूशन 5 लाख रुपए से ज्यादा होता है तो 5 लाख से ज्यादा जितना भी होगा उस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट बनता होगा वो इंटरेस्ट क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। मतलब एक सर्टेन लिमिट दे दी गई है एग्जेम्पशन की, अगर इससे ज्यादा होगा तो टैक्सेबल होगा। समझ में आ गई बात। द इंटरेस्ट इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। कौन से हेड में टैक्सेबल होगा ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया, कोई सैलरी में नहीं, कहीं नहीं, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। मुझे एक बात बताओ, जस्ट लाइक एफडी, जैसे बैंक में एफडी करा दी या डिवेंचर्स खरीद लिए, इंटरेस्ट ही तो मिल रहा है आप ही की कंट्रीब्यूशन पर, वो आपको पहले तो एग्जेम्प्ट करने की बात कर रहे हैं, बट एक लिमिट है, कितनी, 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपए तक का कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉय करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 2.5 लाख से ज्यादा करता है तो जो जितना भी वो ऊपर करेगा उस अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल होगा। मैनर ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट सब्जेक्ट टू टैक्स शैल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट आपको वो बताएगा, अदरवाइज स्लैब रेट लगाना है यार, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ में आ गई। बताओ, यही बात सेक्शन नंबर 10, 11 और 10, 12 यानी इंटरेस्ट जो 10, 11 एसपीएफ और आरपीएफ में जो बातें हैं वो सब यहां पर अमेंड कर दी गई, जो कि सैलरी पे भी एप्लीकेबल हो गया और आप वहां पर भी पढ़ सकते हो। वैसे ज्यादा इसका रिलेशन एग्जेम्पशन वाले चैप्टर के साथ है, बट स्टिल यहां पर ये बात क्लियर करनी बहुत जरूरी थी, ठीक है। सैलरी से ज्यादा वैसे एग्जेम्पशन से रिलेशन है, क्योंकि हम नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन को स्पेसिफिकली नहीं पढ़ते, है ना, हम सिर्फ इंटरेस्ट क्रेडिटेड बोलते हैं। वो जो इंटरेस्ट क्रेडिटेड होता है ना वो जनरली एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है। समझ में आ गया। चलो अगला चैप्टर पे चलते हैं दोस्तों। अगले चैप्टर की अमेंडमेंट्स, हाउस प्रॉपर्टी पे कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, बहुत खुशी की बात है। अदर सोर्सेज में एक छोटी सी अमेंडमेंट है, अदर सोर्सेज चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट विच इज बाय नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन के थ्रू हुई है अमेंडमेंट। इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपकी है, बीइंग रेजिडेंशियल यूनिट, जो कि एक रेजिडेंशियल यूनिट है, फुलफिलिंग द स्टिपुलेटेड कंडीशंस मेंशन बिलो, जो कि कंडीशंस में बात करूंगा, इज रिसीव फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। बच्चों याद है, आप एक प्रॉपर्टी परचेज करो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, तो आपको अगर याद आ रहा हो तो हम लोग पढ़ते थे परचेज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर आपने सस्ते में खरीदा तो अगर वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 10% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है और 50,000 रुपए से ज्यादा है, अगर वो 10% ऑफ कंसिडरेशन या 50,000 दोनों विच एवर इज हायर उससे ज्यादा है वो डिफरेंस, तो वो डिफरेंस टैक्सेबल होगा। कुछ याद आ रहा है आपको, यही बात पढ़ते थे ना। बट गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक अमेंडमेंट डाली और कहा अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, जो कि एक रेजिडेंशियल यूनिट है और वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में खरीदा गया है फ्रॉम अ पर्सन हु होल्ड सच प्रॉपर्टी एज अ स्टॉक इन ट्रेड, यानी आपने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी है ना, स्पेसिफिकली वो किससे खरीदी है, ऐसे पर्सन से खरीदी है जो कि जिसका स्टॉक इन ट्रेड है, मतलब जो बिल्डर है बेसिकली, जो खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, आपने उससे प्रॉपर्टी खरीदी है। अगर आपने उससे प्रॉपर्टी खरीदी है ना, चिंता करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने उससे प्रॉपर्टी खरीदी है ना, तो ऐसे केस में जो डिफरेंस है वहां पर कंपैरिजन 20% ऑफ कंसिडरेशन रहेगा, ना कि 10% ऑफ कंसिडरेशन। तो हम लोग अभी तक 10% पढ़ते थे बच्चों, याद है, इससे पहले 5 होता था, फिर 5 की जगह 10 करवाया था पिछले बजट के अंदर, अब 20 हो गया। बट 20 सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शंस में उन पर्सन की बात हो रही है यहां पर, जो पर्सन, जिस पर्सन से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो कौन पर्सन है, जिनका ये स्टॉक इन ट्रेड है, बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, रेजिडेंशियल यूनिट स्टॉक इन ट्रेड है उसका, तो मैंने उसे खरीदा फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल कब होगा, वो डिफरेंस टैक्सेबल तब होगा जब
वो डिफरेंस ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 50,000 रुपए से ज्यादा है और 20% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है। 20% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा है, विच एवर इज हायर। इन दोनों से अगर वो डिफरेंस ज्यादा है तो ये डिफरेंस टैक्सेबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंस टैक्सेबल नहीं होगा। सिंबल समझ में आया? बात समझ में आ रही है? सो बेसिकली आपको अब 20% देखना है 10% की जगह पर, ठीक है? बट कंडीशंस क्या है? नाउ द बेनिफिट ऑफ द हायर थ्रेशोल्ड ऑफ 20% ऑफ द कंसिडरेशन शैल बी सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ शर्तें हैं। पहला, द रेजिडेंशियल यूनिट इज ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 12/11/20 टू 36/2021, यानी 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक उसी टाइम पे ही प्रॉपर्टी आपने बेची है, उससे ना पहले ना बाद में, यही पीरियड है बस। इसी पीरियड के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉइंट निकाला। कहा सच ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट। और ये जो खरीद रहा है ना बंदा, वो पहली बार रेजिडेंशियल यूनिट ले रहा है, यानी उसने आज तक कभी कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं। तो गवर्नमेंट ने जो पहली बार अपनी प्रॉपर्टी खरीद रहा है उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एंकरेज करने के लिए कि इन्वेस्टर्स जो खरीदने वाले हैं, जो बेसिकली फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, रेजिडेंशियल यूनिट, जो रहना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी में, किराए पे नहीं रहना चाहते, उन लोगों को एंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि ट्रांसफर जो है वो 12 नवंबर 20 से लेकर 30 जून 21 तक के बीच में होना चाहिए। सच ट्रांसफर इज फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट। जो खरीद रहा है उसके लिए पहली टाइम अलॉटमेंट होनी चाहिए। द कंसिडरेशन पेड और पेबल एज अ रिजल्ट ऑफ सच ट्रांसफर डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, यानी बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। जो कंसिडरेशन है वो ज्यादा से ज्यादा कितने का होना चाहिए? 2 करोड़। और ऑब्वियसली 2 करोड़ हम जो बात कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की बात कर रहे हैं। बेसिकली जो कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए एग्रीमेंट में जो भी लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात? 3 बातें। पहला, जो आपकी जो ट्रांसफर है वो कब से कब तक होना चाहिए? 12 नवंबर 2020 से लेकर 30 जून 21 के बीच में होना चाहिए। दूसरी बात, जो ट्रांसफर है वो रेजिडेंशियल यूनिट का होना चाहिए और जो रेजिडेंशियल यूनिट जिसको मिल रहा है वो फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होना चाहिए। नंबर 3, जो कंसिडरेशन है वो 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ये 3 बातें अगर पूरी होती हैं तो जो बायर है उसको बेनिफिट ये मिलेगा कि जो डिफरेंस है उसका हम उसको कंपेयर करेंगे 20% ऑफ कंसिडरेशन से। अब तुम कहोगे सर इससे क्या फायदा हो जाता है बायर को? बायर को फायदा हो रहा है क्योंकि बायर को ये बोला जा रहा है बायर तेरे को टैक्सेबल तब होगा जब ये डिफरेंस 20% ऑफ कंसिडरेशन से ज्यादा होगा। समझ गए? सो मान लो प्रॉपर्टी जो है, मान लो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो मान लो ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है। कितने रुपए की है? 1 करोड़ की है। 1 करोड़ रुपए उसकी सेल कंसिडरेशन है। क्या है? सेल कंसिडरेशन है। और उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है ना, उसकी जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। कितनी है? 1 करोड़ 10 लाख रुपए। 1 करोड़ 12 लाख रुपए कर देता हूं, चलो 1 करोड़ 12 लाख रुपए, ठीक है। अब 1 करोड़ रुपए की मैंने प्रॉपर्टी खरीदी है और प्रॉपर्टी एक्चुअल में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ 12 लाख, और डिफरेंस कितने का हुआ? 12 लाख। मतलब मेरे को प्रॉपर्टी 12 लाख रुपए सस्ती मिल गई। अब ये 12 लाख रुपए टैक्सेबल कब होगा? अगर वो 50,000 या फिर 20% ऑफ कंसिडरेशन, 20% ऑफ कंसिडरेशन यानी 20 लाख, विच एवर इज हायर, 20 लाख, इससे अगर डिफरेंस ज्यादा होगा तो ही वो टैक्सेबल होगा, वरना टैक्सेबल नहीं होगा। ये तो अच्छी बात हो गई, क्योंकि अगर ये नॉर्मल केस होता, 10% वाला केस होता, तो पता है क्या होता? 10% वाला केस होता तो यहां पर ये जो 12 लाख रुपए है ना, उसको मैं कंपेयर करता 50 और 10 लाख, विच एवर इज हायर, 10 लाख, तो 10 लाख से कंपेयर करता, तो ऐसे केस में भाई साहब वो एक पूरे के पूरे 12 लाख रुपए मुझे टैक्सेबल हो जाता। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आप बिल्डर से खरीदते हो, यानी ऐसे बंदे से खरीदते हो जो कि स्टॉक इन ट्रेड है जिसका काम, अगर आप उससे खरीदते हो और बहुत ही सस्ते रेट पे खरीदते हो, ऐसे केस में हम आपको 20% ऑफ कंसिडरेशन वाला रिलैक्सेशन दे देंगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 20% ऑफ द कंसिडरेशन वाला रिलैक्सेशन दे देंगे, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट है, बट ये बात याद रखें रेजिडेंशियल यूनिट के लिए सिर्फ। ओके सर, अदर सोर्सेस फिनिश। अच्छा, सिमिलर अमेंडमेंट इज इन सेक्शन 43CA, पीजीबीपी चैप्टर के अंदर भी ये सिमिलर अमेंडमेंट है, तो मुझे दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। पीजीबीपी चैप्टर के अंदर जब आप 43CA करोगे तो उसके अंदर भी वो जो 10% ऑफ कंसिडरेशन वाली बात है वो लिखी हुई है, बट 10% ऑफ कंसिडरेशन की जगह पे वर्ड क्या लिखेंगे? 20% लिखेंगे, सिर्फ इस तीनों कंडीशंस अगर पूरी होती हैं तो, अदरवाइज 10%। समझ में आ गई बात? 43CA। क्लबिंग ऑफ इनकम नो अमेंडमेंट, स्टेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड जैसा चल रहा है वैसा ही खुश हो। एग्रीकल्चर इनकम नो अमेंडमेंट।
अब जो अमेंडमेंट की हम बात करने जा रहे हैं वो है आपका फेवरेट चैप्टर, है ना, पीजीबीपी दोस्तों, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बहुतों का बहुत फेवरेट चैप्टर है ना, और फेवरेट मैं सरकास्टिकली नहीं बोल रहा हूँ, वाकई में फेवरेट है यार, बहुत लोगों का फेवरेट है, ठीक है। तुम्हारा मतलब कुछ कुछ बच्चे होंगे जिनका फेवरेट नहीं होता, ठीक है, बट मेरा तो बहुत फेवरेट है पीजीबीपी चैप्टर। अब पीजीबीपी चैप्टर के अंदर अगर हम बात करें तो 2-3 अमेंडमेंट्स हैं मोटी मोटी हम लोग जो बात करेंगे। अच्छा, पहला तो यही वाला हो गया जो अभी हम लोगों ने पढ़ा अदर सोर्सेज के अंदर, है ना, वही वाली अमेंडमेंट उसके ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाती है, समझ में आ रहा है। डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ गुडविल इज नॉट अलाउड। दोस्तों याद रखेंगे, गुडविल पे डेप्रिसिएशन अब से नहीं है, टेंशन खत्म। गुडविल इंटेंजिबल एसेट, सर 25% डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, खत्म, नो डेप्रिसिएशन। गवर्नमेंट ने कह दिया 1/4/21 से इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गई बात। तो डेफिनेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट हैज बीन अमेंडेड टू एक्सक्लूड गुडविल ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। अमेंडमेंट टू 32(1) हैज बीन मेड टू एक्सक्लूड गुडविल ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन फ्रॉम इंटेंजिबल एसेट फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस। पहले बड़ी कंफ्यूजन होती थी गुडविल को लेकर, सर लगाना है नहीं लगाना है, क्या करें क्या नहीं। अब गवर्नमेंट ने क्लियर ही कर दिया, भाई साहब अब टेंशन मत लो, अब है ही नहीं। तो सेक्शन 43(6) has been amended to make adjustment in WDV of the goodwill of business or profession. Amendment provides that the opening WDV of the assessment year 21-22 of the block of asset under which goodwill of the business profession is included shall be reduced by the WDV of the block of business profession. जो भी वैल्यू आ रही होगी WDV, ओपनिंग WDV क्या आ रही होगी, ओपनिंग WDV आ रही होगी ना, जो असेसमेंट ईयर 21-22 मतलब प्रीवियस ईयर 20-21, प्रीवियस ईयर 20-21, ओपनिंग WDV मैं कह सकता हूं एक, ओपनिंग WDV मैं कह सकता हूं 1/4, यहां पर लिखता हूं 1/4/2020 के लिए जो भी ओपनिंग WDV आ रही होगी, जो भी ओपनिंग WDV 1/4/2020 में आ रही होगी, असेसमेंट ईयर 21-22 है ना, 1/4/20 के लिए जो ओपनिंग WDV आ रही होगी, वो जब हम लोग उसके ऊपर जो वैल्यू लिखेंगे, मान लो गुडविल का जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए आ रहा है, तो उसमें से हम क्या करेंगे, WDV ऑफ द गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन माइनस कर देंगे, यानी उसकी वैल्यू क्या कर देंगे, बेसिकली जीरो कर देंगे। 1/4/21 से वैल्यू गुडविल की जीरो होगी, कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा। समझ में आ गया, 1/4/21 से इसके ऊपर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। इनफैक्ट उन्होंने ये बात बोल दी कि 1/4/20 में भी अगर कोई ओपनिंग WDV है तो अब जो करोगे आप क्या करोगे, 1/4/20 में जो ओपनिंग WDV होगी उसमें से WDV माइनस कर दो, गुडविल को खत्म कर दो। फर्दर इफ डेप्रिसिएशन वाज क्लेम्ड ऑन गुडविल फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स इन असेसमेंट ईयर 2021, then while computing opening WDV for assessment year 21-22, the amount of reduction calculated is in above shall not exceed the WDV of such block of assets. कहता है फर्दर, अगर डेप्रिसिएशन was claimed on goodwill फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स, अगर आपने असेसमेंट ईयर 20-21 में क्लेम किया, यानी प्रीवियस ईयर 19-20 में अगर आपने डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया है, देन वाइल कंप्यूटिंग द ओपनिंग WDV, यानी 1/4/20 की जब आप WDV निकाल रहे होगे, देन द अमाउंट ऑफ रिडक्शन कैलकुलेटेड इन द अबव शेल नॉट एक्सीड द WDV, जो भी आपकी WDV होगी वो वाला अमाउंट उसमें से माइनस नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है सिर्फ गुडविल हो सकता है गुडविल के अलावा दूसरे एसेट्स भी हो सकता है ब्लॉक की वैल्यू 50 लाख रुपए हो, बट हमें सिर्फ गुडविल की WDV इसमें से हटानी है, समझ गए। ब्लॉक की वैल्यू 50 लाख हो सकती है पूरी, बट सिर्फ गुडविल की वैल्यू हटानी है। तो लिखा है ना, अमेंडमेंट प्रोवाइड्स दैट ओपनिंग WDV ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22 ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट्स अंडर विच गुडविल ऑफ द बिजनेस प्रोफेशन इज इंक्लूडेड शैल बी रिड्यूस्ड बाय WDV ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। हम लोग सिर्फ गुडविल का हटा देंगे और बाकी अमाउंट के ऊपर क्या लगा देंगे, डेप्रिसिएशन। ये हमें कब से करना स्टार्ट करना है, ये हमें 21-22 से करना स्टार्ट करना है, ठीक है। असेसमेंट ईयर 21-22 यानी प्रीवियस ईयर 20-21, यानी बेसिकली ये 1/4/20 से ही अब से एप्लीकेबल हो गया। मतलब यार देखो, इसकी असेसमेंट कब होगी, असेसमेंट ईयर में ना, तो इसलिए ये अमेंडमेंट बताई तो बाद में है, बट असेसमेंट ईयर में एप्लीकेबल हो गई, तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि अब से उसको ऐसे ही ट्रीट करना है। मेरी बात समझ में आ गई। तो देयर इज नो डेप्रिसिएशन ऑन गुडविल, अब से याद रखें। ओके सर, डेप्रिसिएशन गुडविल पे खत्म हो गया। इंक्रीज इन टैक्स ऑडिट लिमिट, बच्चों सेक्शन 44A भी बच्चों याद है आपको, इंक्रीज इन ऑडिट लिमिट पहले 1 करोड़ की जगह गवर्नमेंट ने 5 करोड़ कर दी थी, कुछ कंडीशंस के साथ, कुछ याद आ रहा है, गवर्नमेंट ने 5 करोड़ की जगह अब 10 करोड़ कर दी है। यानी जितने भी बिजनेसेस की बात हो रही है, सिर्फ बिजनेसेस, और अगर वो बिजनेसेस में एग्रीगेट कैश रिसीट्स 5% से कम होती हैं और एग्रीगेट कैश पेमेंट्स 5% से कम होती हैं,
5% तक की होती हैं, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने उनको ये बेनिफिट दिया है कि उन बिजनेसेस को तब तक ऑडिट नहीं कराने की जरूरत जब तक उनका टर्नओवर 10 करोड़ क्रॉस नहीं होता। समझ गए बात? सो पहले 5 करोड़ था, वो 10 करोड़ कर दिया। तो 44AB ऑफ द एक्ट, फॉर एनी फाइनेंस एक्ट, फॉर एज पर द फाइनेंस एक्ट 2021 द लिमिट वाज 1 करोड़ हैज बीन इंक्रीज टू 10 करोड़, एज पर फाइनेंस एक्ट 20 इट वाज 5 करोड़। तो पहले 5 करोड़ था। और ये कब होता है? ये कब था? वो 5 करोड़ और 10 करोड़ वाला जो अब गवर्नमेंट ने 10 करोड़ कर दिया, वो 5 करोड़ भी कर दिया था पहले। तो वो कब किया था कि अगर तुम्हारी एग्रीगेट कैश रिसीट्स 5% ऑफ द टोटल रिसीट से कम होती हैं और एग्रीगेट कैश पेमेंट्स 5% ऑफ द टोटल पेमेंट से कम होती हैं, तो गवर्नमेंट कह रहा है कि हम आपको ये बेनिफिट देंगे। तभी देंगे ये बेनिफिट, क्योंकि ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है भाई। 10 करोड़ तक आपको ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं है ना। वाह वाह वाह, 10 करोड़ तक ऑडिट कराने की जरूरत ही नहीं। बट गवर्नमेंट ने कहा ये तभी हो सकता है जब आपकी कैश रिसीट्स और कैश पेमेंट्स 5% ऑफ द टोटल से 5% ऑफ द टोटल से कम है। समझ में आ गई बात? तो पहले ये 5 करोड़ था, अब 10 करोड़ हो गया। याद रहेगा बच्चों, पीजीबीपी का ये सेक्शन भी खत्म। एक और चीज, सेक्शन 44ADA बच्चों याद करो, प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम। प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम, ठीक है, जब हम बात करते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम, इसी पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट ने यह बोला था कि एडीए इज फॉर प्रोफेशन। किसके लिए बताया गया था? प्रोफेशन, प्रोफेशनल्स के लिए, है ना। और प्रोफेशंस के लिए गवर्नमेंट ने, स्पेसिफाइड प्रोफेशंस के लिए गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आपकी प्रोफेशनल रिसीट्स 50 लाख की तक की होती हैं तो 50% आपकी इनकम मान ली जाएगी। 50 लाख का 50% यानी 25 लाख रुपए आपकी इनकम मान ली जाएगी, प्रॉफिट मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स दे देना। ये प्रोफेशनल रिसीट्स के लिए बोला गया था, है ना, ऐसा ही कुछ था। ओके सर, मैं इसमें कोई चीज नहीं आया। इसमें गवर्नमेंट ने कहा था असेसीज जो होंगे वो सारे होंगे, मतलब कोई भी इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, जो लोग स्पेसिफाइड प्रोफेशन रन कर रहे हैं उन सबको इसके अंदर डाल दिया गया था। बट गवर्नमेंट ने अब से ये बात बोल दी गई है कि असेसमेंट 21-22 से दैट दिस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम शेल बी एलिजिबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एंड रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया। बस, यानी सिर्फ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स के ऊपर ही एप्लीकेबल है, बाकी कोई HUF के ऊपर नहीं है, कोई AOP, BOI के ऊपर नहीं है, कोई भी और पर्सन के ऊपर नहीं है, किसी और एंटिटी के ऊपर नहीं है, कोई कंपनी पे नहीं है, कोई LLP पे नहीं है। यानी ये 44ADA यानी प्रिजम्पटिव इनकम फॉर प्रोफेशन, ये अब सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म के ऊपर एप्लीकेबल है। एक ये पॉइंट ऐड कर लेना। समझ में आया? हाँ जी बच्चों, तो बस अब एक आखिरी अमेंडमेंट जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है अबाउट टाइमली डिपॉजिट ऑफ एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉइज वेलफेयर फंड। बच्चों एक्चुअल में क्या होता था, अभी तक पीजीबीपी चैप्टर के अंदर हम लोग ये बात पढ़ते थे सेक्शन 43B में। कहाँ पढ़ते थे? सेक्शन 43B में, जहाँ पे हम लोग ये बात डिस्कस करते थे कि अगर आप कोई भी तरह की जो पेमेंट है, 43B याद है सेक्शन किस लिए बनाया गया था? एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे जिन खर्चों को पे करोगे डिडक्शन मिलेगी, पे नहीं करोगे डिडक्शन नहीं मिलेगी। कुछ याद आ रहा है? तो उस चीज में जो हम लोग पढ़ते थे ना कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस, अब उसी के अंदर एक पॉइंट था एम्प्लॉइज वेलफेयर कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉयर आपका लिया गया पैसा कंट्रीब्यूट करता है इन वेलफेयर फंड के अंदर आप ही के लिए, तो गवर्नमेंट कहता है भाई साहब टाइम पे दो। तो गवर्नमेंट ने कहा टाइम पर दो, अगर वो टाइम खत्म मिस हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक दे दो। बट ऐसे तो लोगों ने फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारी कंपनीज ने फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब ऐसा है, अब से ये ड्यू डेट ऑफ रिटर्न खत्म, अब आपके लिए बस सिर्फ वही ड्यू डेट है जो PF एक्ट के अंदर या फिर स्पेसिफिकली वेलफेयर स्कीम के कानून के अंदर लिखा जाएगा। इसका मतलब है अगर ड्यू डेट आपके लिए 16 जुलाई 2022 लिखी हुई है तो आपको 21-22 की जो इंप्लॉई की कंट्रीब्यूशन है जो आपके हाथ में पड़ी हुई है वो पैसा आप 16 जुलाई 2022 को ही दोगे। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर कोई पैसा आपका वेलफेयर के लिए इस डेट को ही जमा होना था तो इसी डेट को जमा होना है, इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो पहले क्या होता था, अब रिटर्न की ड्यू डेट तक जमा करा दो। रिटर्न की ड्यू डेट आप लोग जानते हैं 31 अक्टूबर हो चुकी है ना, तो 31 अक्टूबर तक भी जमा करा दोगे कोई दिक्कत नहीं है। बट गवर्नमेंट ने बोल दिया ऐसा अब नहीं चलेगा। तो सेक्शन 43B, इट हैज बीन क्लैरिफाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 43B रिगार्डिंग अलाउएबिलिटी ऑफ सर्टेन एक्सपेंडिचर इन प्रीवियस ईयर only on actual payment basis
on or before the due date of filing of return of income for the relevant assessment year does not apply and would deemed never to be applied on employees contribution received by employer toward any welfare fund of such employee। तो अगर एम्प्लॉयर पैसा डाल रहा है आपके वेलफेयर के लिए तो ठीक है, उसके लिए तो ड्यू डेट चलेगी। बट अगर एम्प्लॉई का पैसा आप लेकर बैठे हो और अभी तक नहीं दे रहे हो तो भाई साहब किस बात की देरी कर रहे हो? आपका पैसा है ही नहीं, आप तो एम्प्लॉई से पैसा लेके वो भी आप टाइम पर जमा नहीं करा पा रहे हो, गलत बात है। कह रहे हैं इन दिस इफेक्ट द एक्सटेंडेड टाइम अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न इज नॉट अवेलेबल फॉर द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनी वेलफेयर फंड रिसीव बाय द एम्प्लॉयर। समझ में आ गई बात? बस कहानी यहीं तक थी, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद रखना है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न वाला, जो रिटर्न तक ना हम लोग 43B में पढ़ते थे कि रिटर्न तक की आपके पास ड्यू डेट पड़ी है, आप उससे पहले भी जमा करा दोगे तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो बस गवर्नमेंट ने ही बोल दिया ड्यू डेट ऑफ रिटर्न वाला जो पॉइंट है वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। किस पे? एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर, कि जब वो जमा कराएगा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा जब ये जमा करा देगा ड्यू डेट ऑफ दैट एक्ट से पहले, या फिर प्रोविडेंट फंड का कोई एक्ट है या फिर कोई ESI का कोई एक्ट है, कोई भी तरह के वेलफेयर स्कीम है उसके कोई कानून है और उसकी ड्यू डेट दी गई है, उसी ड्यू डेट से पहले पहले जमा कराना है, डिडक्शन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। समझ में आ गई बात? बच्चों PGBP की सारी अमेंडमेंट्स हम लोगों ने कर ली हैं और सैलरी हम लोगों ने कर लिया है। छोटे छोटे जो बातें हैं वो मैंने आपके साथ पूरी की पूरी क्लैरिफाई कर दी हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो है अमेंडमेंट पार्ट 2 में लेके आऊँगा, पार्ट 2 के अंदर ही खत्म कर दूंगा। कैपिटल गेन, एग्जेम्पशन, डिडक्शन और बाकी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे TDS, TCS, एडवांस टैक्स, वो सब के लिए मैं आपके अगले वीडियो में आऊँगा, ठीक है। टिल देन अपना पढ़ाई करते रहो और ध्यान रखो, कोविड की फिर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें प्लीज़ अपना। थैंक यू, बाय बाय।